हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, आप वहां पे जाके पार्ट 1 को देख सकते हो अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हमारी रेगुलर वीडियोस मिलती रहे और इसी तरह से आप एजुकेशन हमसे बहुत अच्छी तरह से लेते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। व्हाट वी आर लर्न टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाई द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज क्रिएटेड एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किस रीजंस की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके पीछे क्या मुख्य रीजन क्या था। विच इज द मेन रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और व्हाट इज फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे मेन रीजन क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ। ओके, पहले हम पढ़ेंगे क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ, बट क्या रीजन था जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर फाइनली हुआ, और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट कॉजेज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमें वो भी पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या चीजों पे अफेक्ट हुई और क्या क्या चीजों में चेंजेस आए। एंड बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन जैसे हम हर बार पढ़ते हैं, यू शुड नो दिस, विच कंट्री डिस्कवर अ प्रूफ ऑफ वाटर ऑन मून, किस कंट्री ने मून पे वाटर फाइंड करने का दावा किया था या फिर वाटर फाइंड करके दिया था हमें। तो ये है हमारा बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन जो हम वीडियो के एंड में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज क्रिएटेड एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, ये यूरोप का मैप है जहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, सर्बिया, रोम, ये सारी छोटी बड़ी कंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है इस मैप में। तब इसका क्या कनेक्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, तो यहाँ पे हम देखते हैं। The greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories. On the other hand, अगर हम बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंट्रियां थी, जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लैंड, जापान, रशिया, तो ये सारी कंट्रियां क्या कर रही थी, कॉलोनीज बना रही थी एशिया में। और एशिया में भी हमने देखा कि जो कुवैत है, ईरान है, इराक है, वहां पे भी उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। उसके बाद उन्होंने अफ्रीका में भी अपनी कॉलोनी बनाई और इनकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई। उनके बाद ये लोग कहाँ गए, यूरोप में, जर्मनी में। ओके, जर्मनी एंड इटली हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन मतलब इनको एकजुट होना था, जर्मनी को और इटली को। अब देख सकते हो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनको एक होना था। दस द यूनिफाइड जर्मनी प्लग्ड इनटू द कंपटीशन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जबकि इसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी और इटली का जब उनको डेवलपमेंट करना था तो उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री को बुलाया और इसकी वजह से कंपटीशन तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन उनके वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप भी हुई, बहुत सारी कॉमर्शियल कंपनीज भी आई, कॉमर्शियलाइजेशन भी हुआ। बट इन्हीं के तहत यहाँ पे कॉलोनिज्म भी बढ़ा, जिनका नुकसान इनको आगे जाके भुगतना पड़ा। तो इन्होंने सोचा कि चलो जर्मनी का डेवलपमेंट करते हैं, इटली का डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि बाकी सारी कंट्रियों में तो कॉलोनिज्म है तो यहाँ पे जर्मनी में नहीं होगा। ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट हुआ, कॉम्पिटिशन बढ़ी, साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई, कॉमर्शियल कंपनीज, जिन्होंने यहाँ पे अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया। लेकिन बाकी की जो कंट्रियां हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, उन लोगों ने भी क्या किया, यहाँ पे अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। और यही एक रीजन था। Thus, this quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically. पर इतना जल्दी से भी इम्प्रूवमेंट होना, कभी कभी कहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी चीज का हो जाना भी नुकसानदायक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल फिनोमिना, मतलब पूरे दुनिया में जिस तरह से बहुत ही तेजी से चेंजेस आ रहा था, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो चेंज हो रही थी हर कंट्री की, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली चेंज सबसे बड़ा हो रहा था। कहीं ना कहीं कोई कंट्री बहुत ही रीच हो रही थी, तो अगर दूसरी साइड हम चेक करें तो कुछ कंट्रियों का शोषण किया जा रहा था। तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत सारा चेंज आ रहा था। एंड ड्यू टू विच देयर डेवलपमेंट हैड स्टॉप, और इसकी वजह से कुछ कंट्रियों का डेवलपमेंट रुक गया और कुछ कंट्रियों का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई, जिन कंट्रियों का डेवलपमेंट रुक गया, जिन लोगों को सहन करना पड़ रहा था उनका, और जो सामने दूसरी कंट्रियां थी उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। दिस हैड लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये एक छोटा सा रीजन था कि वर्ल्ड वॉर हो सकता था, बट अभी वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है। एक छोटा रीजन है, जहाँ पे सबसे बड़ा रीजन भी हम कह सकते हैं कि कॉलोनिज्म के अलग अलग कंट्रियों में कॉलोनी बढ़ाने से लोगों के अंदर मनभेद या मतभेद शुरू हुए। लोग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली टूटने लगे और अपनी आइडेंटिटी खोने की डर से लोग अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, लड़ने के लिए सामने आए। यही एक रीजन थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। बट अभी मेन रीजन बाकी है।
जिसे हम कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में कॉमन रीजन था। लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी कंट्री, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, इकोनॉमिकली और सोशली, मतलब अपना धर्म, अपने पैसे, अपनी कंट्री को बचाने के लिए सामने आए लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मेन रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हाट इज द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अचानक शुरू हो गया और क्यों। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन द 1 अगस्त 1914। Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign a Frankfurt Treaty. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे फ्रांस है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में अच्छी सी धमाधम मस्त लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांस बेचारा हार गया। तो जर्मनी ने एक ट्रीटी, अब जिन लोगों को ट्रीटी नहीं पता उनको बता दो, ये एक ट्रीटी को हम कहते हैं संधि, जिसे हम करार भी कह सकते हैं कि जब दो कंट्रियां एक दूसरे को किसी टॉपिक पे एग्री करती हैं तो वो लोग ट्रीटी साइन करते हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि इंडिया और चाइना के बीच में, या फिर अगर हम बात करें यूएस इंडिया के बीच में, या रशिया इंडिया के बीच में, किसी बात को लेकर अगर हम दोनों सहमत हैं कि तुम हमको हथियार दोगे, हम सामने आपको इतने पैसे देंगे, या फिर इतना गोल्ड देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे हम आपके साथ, या फिर हम आपको बहुत सारे क्लोथ्स देंगे, या फिर अगर हम आपको मरी मसाले जो भी हम देंगे, तो ये जो ट्रीटी साइन की जाती है, ये उस टाइम में वॉर के बाद ट्रीटी साइन की थी जर्मनी ने फ्रांस के साथ। तो जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन द सीडन वॉर, बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन अ फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। तो जर्मनी ने हरा दिया था फ्रांस को और यहाँ पे इनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड टू पे अ फाइन। तो यहाँ पे फ्रांस को क्या पे करना था? फाइन पे करना था। फ्रांस हैड टू पे अ फाइन टू द जर्मनी एज वेल एज गिव अवे 2 ऑफ इट्स प्रोविंस, लॉरेन एंड एल्सास, टू जर्मनी। यहाँ पे फ्रांस को अपने 2 छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जमीन के हिस्से भी जर्मनी को देने थे, जिनका नाम था लॉरेंस एंड एल्सास। तो ये सबसे बड़ा रीजन था। ये थी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, जो फ्रैंकफर्ट में साइन की गई थी। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलाइजेशन, और फ्रांस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उसको मना कर सके या फिर वापस युद्ध कर सके, तो उसको मजबूरन इस ट्रीटी को साइन करना पड़ा। दस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यही एक रीजन बना कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई शुरू हुई। दैट इज द नॉन एज द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, और ये सबसे बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 का। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाए विच इज द मेन रीजन, अगर आपको मेन रीजन ये वर्ड एग्जाम में यूज होता है क्वेश्चन के लिए, तो आपको लिखनी है ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। क्या फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी जो हुई थी फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में, उसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फैक्टर दैट कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन से रीजन थे जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अफेक्शन हुई, कि क्या क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो पहला इकोनॉमिक फैक्टर, कॉजेस बता रहा हूं, अभी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ। एक तो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो रीजन बना था वर्ल्ड वॉर के लिए, अभी तो ये कॉजेज, अभी तो छोटे मोटे सिर्फ जर्मनी और वर्ल्ड वॉर सिर्फ जर्मनी और फ्रांस के बीच में नहीं था, ये क्लियर पहले समझ लो। वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्रियां इंक्लूडेड थी। अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में यूएसए लड़ने के लिए क्यों आएगा, या रशिया क्यों आएगा, जापान क्यों आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का कनेक्शन होना चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर ये एक फर्स्ट रीजन था कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन हुई। दूसरी तरफ जहां पे कॉलोनिज्म चल रहा है, उनकी क्या क्या अफेक्ट हुई, क्यों वो लोग भी वर्ल्ड वॉर में कूदे, तो वो हम देख रहे हैं। पहले तो इकोनॉमिक फैक्टर, इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर। इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाई थी एशिया और अफ्रीका के अंदर 19th सेंचुरी में। उन्होंने बहुत शोषण किया लोगों का, बहुत ही एक्सप्लोरेशन किया कॉलोनी की वजह से। इट एक्सप्लोरेटेड इट्स कॉलोनी इकोनॉमिकली एंड बिकम अ रीच। तो जहां पे भी उनकी कॉलोनी थी, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन सारी जगहों पे उनका शोषण करना शुरू कर दिया और खुद रीच बनते गए, जबकि सामने वाले का बहुत ही एक्सप्लोरेशन किया उन्होंने। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द स्विफ्ट कॉलोनिज्म, यूरोप रिक्वायर्ड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रीज तो उन्होंने इंग्लैंड में बहुत सारी बनाई थी, बट उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बहुत ही स्मूथली चलाने के लिए, यूरोप के अंदर उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। अब इनको रॉ मटेरियल मिलेगा कहां से? जहां पे इनकी कॉलोनी से और उस कंट्री से जहां पे उनको बहुत ही चीप प्राइस, बहुत ही सस्ते में रॉ मटेरियल मिल रहा हो। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, जर्मनी हैड स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन टू प्रोक्यूर द मार्क इन एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ पे इंग्लैंड है जिसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसकी जो कॉलोनी से इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो छोटी मोटी कंट्रियां हैं उनकी, उसके हाथ में, वहां से वो रॉ मटेरियल तो ले ही रहा है। साथ ही साथ 19th सेंचुरी में जर्मनी भी आया, जिनके साथ हमने अभी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी पकड़ी। तो जर्मनी ने, अभी तो देखो आपने फ्रांस में पढ़ लिया कि जर्मनी ने फ्रांस के साथ ट्रीटी साइन कर ली। तो जर्मनी भी अब पावरफुल है, तो जर्मनी ने भी क्या सोचा, चलो हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी कॉलोनीज बनाते हैं। तो वो भी कंपटीशन में आया, मार्केट में आया, और उसने भी एशिया और अफ्रीका में क्या किया,
कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। तो जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस की जो कॉलोनीज थी उनके कंपेयर में जर्मनी बहुत ही सस्ते में चीजें बेच रहा था। अब नॉर्मली अगर आपको कोई चीज सेम क्वालिटी में अगर चीप प्राइस पे मिल रही है तो आप उसको खरीदने की कोशिश करोगे इनिशियल बेस पे। जब शुरुआत में बहुत सारे कस्टमर कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं तो कंपनी को बहुत लॉस होता है। ये बात इंग्लैंड को नहीं हजम हुई। द एफ्रो एशियन मतलब कि अफ्रीकन एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस भी जो एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज में काम कर रहे थे उनका काम धीरे धीरे कम होता गया। वे आर दस ब्रोकन अप बाय द जर्मनी, और उनका पूरा बिजनेस टूट गया क्योंकि जर्मनी की वजह से, क्योंकि जर्मनी यहाँ पे क्या कर रहा है, एकदम चीप प्राइस पे आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। और ये एक रीजन था कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया पैसे को लेके। सेकेंड रीजन क्या है, मिलिट्रिज्म। मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन, क्योंकि अपनी अपनी कॉलोनी को बचाना है, क्या पता कभी कोई हमला कर दे, चोरी कर दे, तो अपनी अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी जो कॉलोनीज थी, अब कॉलोनीज को आप छोटी मोटी शॉप मत समझो, ये बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी इनकी कॉलोनीज हम तो मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी टू इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट यूरोपियन नेशन गॉट इनटू फॉर एक्सपांशन। तो जो यूरोप की कंट्रीज थी जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने अपनी अलग अलग कॉलोनीज बनाई और वहां पे उन्होंने अपनी अलग अलग मिलिट्री को भी रखा। तो यहाँ पे उनकी कॉलोनिज्म मतलब कि उनकी कॉलोनी तो बढ़ी रही है, उनका एक्सपांशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उनकी मिलिट्री भी इंप्रूव हो रही है। यहाँ पे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जर्मनी के पास मिलिट्री पावर थी, इसको देखकर इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन लोगों ने भी सोचा क्यों ना हम हमारी मिलिट्री को बढ़ाएं। तो ये एक रीजन था कि लोगों ने अपनी मिलिट्री इंप्रूव कर दी और मिलिट्री को इंप्रूव करने के साथ साथ अपने हथियार भी बढ़ाए। वाइल इन कंट्रीज लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी। तो अगर हम बात करें दूसरी तरफ जापान, इटली एंड जर्मनी, जिनके पास मिलिट्री तो थी बट इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो बाकी कंपेयर में लोगों के सामने टिक पाए, तो कंपल्सरी उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री में कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि लोग भर्ती हो और मिलिट्री में बहुत सारे लोग बढ़ते जाएं। तो जापान, इटली और जर्मनी ने जब देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया के पास बहुत सारी मिलिट्री है तो हम भी हमारी कंट्री में मिलिट्री पावर को कंपल्सरी कर देते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया, वेपन्स, बॉम्ब, टैंक, ओके, बंकर। तो प्रोडक्शन ऑफ वेपन वाज इंक्रीज अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो लोग अपनी कंट्री को, अपनी कॉलोनी को बचाने की लालच की वजह से सबने अलग अलग अपनी अपनी कंट्री में मिलिट्री बढ़ाई। पहले हमने पढ़ा एक इकोनॉमिक इफेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा मिलिट्रिज्म। तो ये थी मिलिट्रीज इंप्रूवमेंट। Thus militarism got an impetus and military competition added। अब impetus मतलब कि एकदम तेजी पकड़ चुका था, हर एक कंट्री का एक ही चीज था कि हम हमारी कंट्री में मिलिट्री बढ़ाएं, हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स हों, बहुत सारे हथियार हों, बहुत सारे टैंक हो और दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री हम बने ताकि हमारी कॉलोनी को अच्छी तरह से मुनाफा हो। तो यहाँ पे मिलिट्री तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ कंपटीशन में भी बढ़ावा हो रहा है, तो वहां पे पैसे कमाना भी बहुत जरूरी है। तो ये एक सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक एटमोस्फेयर क्रिएट हो गया था जहाँ पे वॉर हो सकती थी, कुछ पैसों के लिए और कुछ मिलिट्री की वजह से। तो ये एक डेंजर में था सिचुएशन। थर्ड नंबर था ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज। मतलब कुछ कुछ कंट्रियां जिनके पास हथियार नहीं थे, जिनको किसी और कंट्री से हथियार लेने थे, तो कंट्रियां जो है पूरे वर्ल्ड में डिवाइड हो गई, छोटे बड़े ग्रुप में सब लोग डिवाइड हो गए। जैसे आप अब कभी मुश्किल में होते हो तो अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हो, तो यहाँ पे कंट्रियां जो है डिवाइड हो गई, जिससे हम कहते हैं ग्रुपिज्म एंड ट्रीटीज। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटी। सीक्रेट ट्रीटीज मतलब किसी और कंट्री को बताना नहीं है कि हम दोनों दोस्त हैं, जब वॉर होगा तब हम दोनों एक साथ लड़ेंगे ताकि लोग शॉक हो जाए। तो सीक्रेट ट्रीटीज साइन होना शुरू हो गई अलग अलग अंदर अंदर कंट्रीज के बीच में। तो ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वर्ल्ड वॉर was divided into a two group before the first world war। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो उससे ही पहले पूरी दुनिया दो ग्रुप में बट गई। On one side was the group of the Germany। एक साइड था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया, बल्गेरिया एंड तुर्की। मतलब कि ये कह सकते हैं हम लोग ये सारी की सारी यूरोप की कंट्रियां से। अगर हम बात करें दूसरी साइड कौन था, तो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। जबकि आपको पता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया और बल्गेरिया के कंपेयर में बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ पे दो तरह के ग्रुप्स डिवाइड हो गए, एक साइड है जर्मनी और उसके फ्रेंड्स और इंग्लैंड और उसके फ्रेंड्स। फीलिंग ऑफ जेलस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को जेलस फील हो रहा था एक दूसरे से। एनमाइटी, मिसट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, दुश्मनावट बढ़ रही थी। एंड हैटर्ड मतलब एक दूसरे से नफरत होनी शुरू हो गई।
इवॉल्व बिटवीन द ग्रुप विच वॉज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जापान को जर्मनी से नुकसान है, ऑस्ट्रिया को इंग्लैंड से नफरत है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर जलन, नफरत और गुस्से की वजह से यहाँ पे लोगों के अंदर दुश्मनाहट बढ़ती गई और ये एक रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। फीलिंग ऑफ फियर नेशनलिज्म। अब लोगों को डर लग रहा है, लोगों को भड़काया गया कि अगर आप मिलिट्री में ज्वाइन नहीं होगे या फिर आप अगर अपनी कंट्री को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका धर्म चला जाएगा, आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, या फिर अगर हम बात करें तो आपकी जो कंट्री है वो किसी और कंट्री के लिए कंट्री में ज्वाइन हो जाएगी, या फिर आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपके पैसे प्रॉपर्टी चले जाएंगे, आपकी जॉब जा सकती है। तो बहुत सारे रीजन से लोगों को डराया गया और लोगों के अंदर अगर हम बात करें तो एक अपने देश के प्रति इच्छा भड़काई गई, ना कि जगाई गई। आप अपने कंट्री को प्यार करते हो, दिस इज अ फैक्ट, लेकिन उसको भड़काना और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये गलत है, जो उस टाइम पे हुआ। इसे हम कहते हैं फियर्स नेशनलिज्म। लोगों के अंदर लोगों को भड़काया गया कि वो अपनी कंट्री को बचाएं और लड़े सामने आए, जिसकी एक पॉजिटिव नहीं लेकिन नेगेटिव इफेक्ट है। द इंडिपेंडेंट ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे बेल्जियम और ग्रीस तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हुआ, मतलब कि वो एक यूनाइटेड बन चुका था, एक ग्रुप में बन चुका था। एंड इटली वेयर द रिजल्ट ऑफ द नेशनलिज्म। तो यहाँ पे जर्मनी के पास पावर है, इटली के पास पावर है, ये नेशनलिज्म का पावर था। जर्मनी के अंदर लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, इटली के अंदर भी ये सिचुएशन चल रही है, लोग बोल रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, मिलिट्री चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। ये सिचुएशन हर कंट्री में है, लेकिन जर्मनी और इटली में कुछ ज़्यादा थी। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फ्रॉम द यूरोप। और यूरोप में जर्मनी और इटली के साथ साथ बाकी कंट्री में भी ये सिचुएशन अब शुरू हो चुकी थी। लोग अपनी कंट्री को बचाने के लिए बाहर आ रहे थे, लड़ने के लिए भी, मरने के लिए भी तैयार थे। तो एक तो पैसे बचाने के लिए इकोनॉमिक जेलियसिस, कंपटीशन ज्यादा था, अलग अलग कंट्री की कॉलोनीज थी इन यूरोप के अंदर, हैड इंक्रीज, और डे बाय डे एक जलन है या फिर पैसे कमाने की लालच ये बढ़ती गई, हैड इंक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगन टू क्लैश। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए जो गुस्सा है वो यहाँ पे लोगों के अंदर बढ़ गया। यहाँ पे मैंने आपको मैप दिया है, यहाँ पे मैप के मैंने सीक्वेंस दिए 1 से लेकर 27 तक की कौन सी कंट्री कहाँ है। तो यहाँ पे आगे एक बार देख सकते हो कि ये है जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ज़ेक्स्लोवाकिया, रोमानिया, लैटविया, इस्टोनिया, फिनलैंड, ये सारे के सारे यूएस यूरोप की एशिया के साइड और यूरोप साइड की कंट्री से इसको हम कह सकते हैं। और इसी के आप क्रॉस में देख सकते हो यूएसएसआर है, जिसे हम यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसको आप अभी रशिया समझ लो। ओके, ये सारी कंट्री एक साथ है। यहाँ पे टर्की आप देख सकते हो, स्पेन देख सकते हो। तो ये जो कंट्रियां हैं इनके बीच में अब अंदर ही अंदर एक मन के अंदर भड़स जाग चुकी है, लोग कभी लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगन टू टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म। डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म मतलब कि अब लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं यहाँ पे। लोग अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने गुस्सा निकाल रहे हैं। तो कोई अपनी कंट्री को प्यार नहीं कर रहा बट उसको तोड़ रहा है उल्टा। तो लव फॉर ओन नेशन, यहाँ पे उल्टी चीज सिखाएगी लोगों को, अपनी कंट्री को प्यार करो और बाकी जो लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं उनको निकाल दो। तो अपनी कंट्री के लिए प्यार तो जग रहा था, लेकिन दूसरों की कंट्री के लिए नफरत पैदा हो रही थी। लव फॉर द ओन नेशन एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन वाज इंकरेज, जो बहुत ही गलत चीज है। जर्मन चीफ काइजर विलियम वाज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ द नेशनलिज्म। अब यहाँ पे काइजर विलियम जो है जर्मनी के थे, उन्होंने नेशनलिज्म एडॉप्ट की। अब मान लो कि जर्मनी के वो किंग है, ऐसे आप समझ सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ओरिजिनेटर में समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने नेशनलिज्म बनाई काइजर विलियम ने, और अलग अलग जगहों पे उन्होंने कॉलोनी भी एस्टैब्लिश की। ही वॉज द ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन द वर्ल्ड लीडरशिप। ओवर एम्बिशियस मतलब कि वो कुछ ज्यादा ही क्रूर थे, उनको सिर्फ अपने मतलब से काम था और उनको पूरी दुनिया पर लीडरशिप करने का शौक था। He wanted to get things done according to his, वो हमेशा वही चाहते थे कि मैं जो बोलूँ वो हो, and his will, वो जो चाहे वही होता रहे, with the help of his grand military power। और वो अपने इस मिलिट्री पावर पे कुछ भी करवाने को तैयार थे, लोगों को मारने तक तैयार थे वो अपने कंट्री के लोगों को। तो ये एक रीजन थी कि लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट हुई कि वो अपनी ही कंट्री के लिए लड़ें और जो बाकी कंट्री के लोग उनको मार दें या फिर उनको यहाँ से निकाल दें। द फीलिंग ऑफ द वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशन। बाकी कंट्री के अंदर भी वॉर, जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया ने कहा कि हम हमारी कंट्री को प्यार करते हैं, बाकी कंट्री के लोग जो यहाँ पे उनको निकाल दो। वही कंट्री सोच रहे हैं कि हम हमारी कंट्री को प्यार करते हैं, वो हम पे कैसे हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी लोगों के माइंड के अंदर। तो जर्मनी से यहाँ से शुरुआत हुई। तो एक हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ बस वहाँ पे फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन हो चुकी है फ्रांस के साथ। दूसरा कॉलोनिज्म हो चुका है,
जर्मनी की वजह से एक तो बाकी के इंग्लैंड और फ्रांस की चीज़ें कम बिक रही है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन उसने ख़त्म कर दिया, बहुत ही चीप चीज़ें बेच रहा है। फिर हमने देखा कि लोगों मिलिट्री भी बढ़ा रहे हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। लोगों के यहाँ पे अलग अलग ट्रीटीज साइन हो चुकी है, लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। दूसरी साइड जर्मनी क्या कर रहा है, यहाँ पे लोगों के अंदर उसने डर पैदा किया है और उसने यहाँ पे नेशनलिज्म मतलब अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने लोगों को भड़काया है और लोगों के अंदर एक ऐसी भड़क जगाई कि तुम हमारी कंट्री के लिए लड़ो। ओके, ये कुछ रीजन है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम कंडीशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम के अंदर, क्योंकि तब टेलीविजन बहुत कम थे और रेडियो बहुत ज्यादा। अगर कंपेयर टू रेडियो हम बात करें तो न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़े जाते थे। द न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशन आर यूज्ड टू सो मच ऑफ हैटर। अब न्यूज़पेपर ने यहाँ पे ना कि अच्छा काम बल्कि बुरा काम यहाँ पे लोगों के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, नेगेटिव थिंकिंग पढ़ रहे थे, नेगेटिव चीजें पढ़ रहे थे। तो लोगों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई थी। अमंग द पीपल विद देयर म्यूचुअल डियोग्रेटरी प्रोवोकेटिव एक्सक्यूरेटेड एंड फॉल्स, मतलब कि अगर हम यहाँ बात करें तो बहुत ही उत्सुक थे अपनी कंट्री को आजाद कराने के लिए, बट उनके अंदर उतनी ही दुश्मनावट थी, गुस्सा था, क्रोध था और एक नेगेटिविटी थी उनके अंदर। और उनको जो झूठ बताया गया था, ओके, जो झूठ लिखा जाता था पेपर के अंदर, वो उनके रगों में जहर की तरह फैल चुका था। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेनम, वेनम मतलब कि जहर, स्पीटिंग ऑफ वेनम अगेंस्ट द राइवल नेशन। तो वो उनके अंदर एक जहर फूला गया था या भरा गया था ताकि वो अदर कंट्री के लोगों को यहाँ से भगा दें और अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश करें, जबकि उनकी कंट्री को कोई खतरा नहीं था। फिर भी दैट द रूलर ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशन कुड नॉट इवन मेक एफर्ट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एंड हार्मनी। और यही एक रीजन था कि दुनिया के अंदर उस टाइम के अंदर शांति बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हर कोने में, हर घर में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा, बहुत ही बड़स, बहुत ही दुश्मनावट, जेलसी ये भर चुकी थी। अब ये जहर जब तक बाहर नहीं आता तब तक इसका कोई सॉल्यूशन था ही नहीं है, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर ने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया उस टाइम के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड में। और फिलोसॉफी अबाउट वॉर, कुछ लोगों ने फिलोसॉफी भी दी कि वॉर के क्या सिचुएशन होंगे, क्या होगा क्या नहीं। द पॉलिसी ऑफ द वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन द यूरोप। तो यहाँ पे एक पॉलिसी ली गई यूरोप के अंदर कि हम लोग वेलफेयर करेंगे और लोगों का भला करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल था नहीं। द जर्मन राइटर टॉटस्की पब्लिश द मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव। यहाँ पे मैंने पिक दिया टॉटस्की। उन्होंने ये कहा था कि जो दयालु इंसान है उसको जीने का हक नहीं है। द माइटी डिजर्व टू लिव, ओके, जो स्ट्रांग है उसी को जीने का हक है। एंड वॉर अलोन इज द नेशनल नीड, और लड़ना अपनी कंट्री के लिए देश की जरूरत भी है, क्योंकि गलत सेंटेंस है। और ये एक जो था फिलोसॉफी अबाउट द वॉर थी, इसकी वजह से लोगों के अंदर भी एक गुस्सा जागा है कि भाई हाँ, ये राइटर है, ये बोल रहा है तो ये सही हो सकता है, कंट्री को लड़ाई करने की जरूरत है, तो हम भी मिलिट्री में ज्वाइन हो जाते हैं। और लोगों को अगर ऐसा बताना कि तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो लोग उल्टा मुझे जल्दी ज्यादा करते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी लोगों के अंदर, लोगों ने उस चीज को नेगेटिवली लेना शुरू कर दिया। नेट्सी का भी एक स्टेटमेंट था, जर्मन राइटर, एक्सप्रेस वॉर एज अ स्कैर्ड वॉर, कि अगर आप वॉर नहीं कर सकते तो आप बहुत ही डरे हुए हो। तो अब आपको लड़ाई करनी चाहिए बिना डरे, ओके, आपके अंदर का डर निकाल दो और लड़ने के लिए बाहर आ जाओ। तो ये कुछ सेंटेंस थे जिसकी वजह से लोग बाहर लड़ने के लिए आए। यही एक रीजंस बने, 5 या 6 जो रीजन थे, लोग वर्ल्ड वॉर के लिए आए। तो ये वर्ल्ड वॉर के रीजन थे। और अब वर्ल्ड वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर हुई नहीं है अभी भी, स्टिल मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, वर्ल्ड वॉर होगी। यू शुड नो दिस क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, हमने आज क्वेश्चन पढ़ा था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने मून पे वाटर फाइंड करने के एक हमें दावे दिए थे, हमें बताया था। तो अगर बात करें तो प्राउडली वो है फिर से इंडिया। वाटर ऑन द मून वाज डिस्कवर्ड बाय द इंडिया इन सितंबर 2009। इंडियन इशू चंद्रयान 2। आपने अभी चंद्रयान की बहुत चर्चा सुनी होगी, बट चंद्रयान 1 जो है 2009 में गया था, उसने हमें कुछ पिक्स सेंड की थी। यूजिंग इट्स मून मिनरोलॉजी मैपर डिटेक्टेड वाटर ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार हमें मून पे पानी होने के जो अवशेष जो है दिए थे वो इंडिया की तरफ से थे। तो गाइस, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।